हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज जो हमारा टॉपिक है, जो हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है राइट्स ऑफ मेंटली इल क्लाइंट्स या पेशेंट। यानी एक मेंटली इल पेशेंट के क्या क्या राइट्स होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। Mentally ill clients have specific rights that aim to protect their dignity, autonomy and access to proper care। मतलब जो मेंटली इल क्लाइंट्स या पेशेंट होते हैं उनके पास स्पेशल राइट्स होते हैं। वो राइट्स उनको इसलिए दिए जाते हैं ताकि वो अपनी डिग्निटी है, जो उनकी ऑटोनॉमी है, ऑटोनॉमी मीन्स वो अपना डिसीजन खुद से ले सके अपने ट्रीटमेंट, अपने केयर से रिलेटेड, और जिनको जितनी भी जो केयर फैसिलिटीज़ हैं, मेंटल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, वो उनको प्रॉपर तरीके से मिल सके। These rights vary slightly by jurisdiction but are generally grounded in international principles such as the United Nations Principle for the Protection of Person with Mental Illness and the Improvement of Mental Health Care। मतलब जो ये राइट्स होते हैं मेंटली क्लाइंट्स के, वो स्लाइटली जुरिस्डिक्शन, मतलब जो कोर्ट वगैरह के ऑर्डर्स हैं उनके अकॉर्डिंग होते हैं। लेकिन ये जो मेंटली क्लाइंट के जो राइट्स हैं, जो वो इंटरनेशनल प्रिंसिपल से लिए गए हैं। जैसे कि यूनाइटेड नेशन के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो बनाए गए थे ऐसे पर्सन जिनको किसी भी तरह की मेंटल इलनेस है उनकी प्रोटेक्शन के लिए, और अगर उनकी जो मेंटल हेल्थ है उसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। मतलब जो हमारे ये मेंटल क्लाइंट्स के हम राइट्स पढ़ेंगे तो ये इंटरनेशनल प्रिंसिपल से लिए गए हैं। जैसे कि यूनाइटेड नेशन के जो प्रिंसिपल थे, जो बनाए गए थे कि किसी भी पर्सन को मेंटल इलनेस है उनकी प्रोटेक्शन के लिए और उनकी मेंटल हेल्थ में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। सो सबसे पहला जो राइट है जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है राइट टू डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। बी ट्रीटेड विथ डिग्निटी, रिस्पेक्ट एंड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। मतलब हमें अगर किसी भी पेशेंट को मेंटल इलनेस वाला है तो उसको ट्रीटमेंट देना है, उसकी डिग्निटी और रिस्पेक्ट के साथ देना है, और उसके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना है ट्रीटमेंट से रिलेटेड। बी फ्री फ्रॉम क्रूअल, इनह्यूमन आर डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट। मतलब हम जो पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो उसमें किसी भी तरह का क्रूअल बिहेव नहीं करना है कि जानवरों जैसा आप बिहेव कर रहे हैं उनके साथ रिस्पेक्ट के साथ ट्रीटमेंट देना है, अपमानजनक व्यवहार नहीं करना है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल ये हो गया। सेकेंड हमारा जो है राइट टू इन्फॉर्म कंसेंट। रिसीव क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल इंफॉर्मेशन अबाउट देयर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट ऑप्शन एंड पोटेंशियल रिस्क। हमें ये ध्यान रखना है कि हम जो पेशेंट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन एकदम क्लियर मिलनी चाहिए और समझ में आनी चाहिए। जैसे कि पेशेंट का डायग्नोसिस क्या है, उसके जो ट्रीटमेंट है तो वो कैसे ट्रीटमेंट है, और क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर होनी चाहिए। प्रोवाइड इन्फॉर्म कंसेंट बिफोर ट्रीटमेंट और प्रोसीजर। पेशेंट से हमें इन्फॉर्म कंसेंट लेना है उसे किसी भी तरह का ट्रीटमेंट या प्रोसीजर उस पर करने से पहले। थर्ड है रिफ्यूज ट्रीटमेंट अनलेस लीगली मैंडेटेड। ट्रीटमेंट को तभी रिफ्यूज करना जब तक वो लीगली मैंडेटेड हो या ज़रूरी हो। तो ये सेकेंड प्रिंसिपल होगा इन्फॉर्म कंसेंट। मतलब अगर हम पेशेंट के साथ कोई भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं या कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन पेशेंट को देना और उसकी सहमति लेना उस ट्रीटमेंट या प्रोसीजर को करने के लिए, या उसके रिलेटिव्स की कंसर्न लेना अगर पेशेंट कैपेबल नहीं है तो। थर्ड पॉइंट आता है राइट टू कॉन्फिडेंशियलिटी। हैव देयर मेडिकल एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन केप्ट प्राइवेट विद डिस्क्लोजर ओनली अंडर लॉफुल और इथिकल गाइडलाइंस। मतलब पेशेंट की जितनी भी मेडिकल हो चाहे वो पर्सनल इंफॉर्मेशन हो उसको हमें प्राइवेट रखना है, किसी थर्ड पर्सन या के साथ शेयर नहीं करना है इथिकल गाइडलाइंस के अंदर। ज़रूरी होगा तो अगर हमें लॉफुल या इथिकल गाइडलाइंस के अंदर ही किसी थर्ड पर्सन को शेयर करते जब तक वो लीगली मैंडेटरी ना हो। तो ये थर्ड प्रिंसिपल हो गया। फोर्थ प्रिंसिपल है राइट टू एसेस हेल्थ केयर। रिसीव एडिक्वेट एंड टाइमली मेंटल हेल्थ केयर। मतलब पेशेंट के पास राइट होता है कि वो सफिशिएंट अमाउंट में और टाइम से, जो उसकी टाइमिंग होती है तो उस टाइम पे वो मेंटल हेल्थ केयर रिसीव कर सकता है। एसेस अफोर्डेबल एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग थेरेपी, मेडिकेशन एंड रिहेबिलिटेशन। मतलब पेशेंट के पास ये राइट होता है कि जितने भी अफोर्डेबल और इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, चाहे वो कोई भी थेरेपी हो, मेडिसिन हो या रिहेबिलिटेशन की टेक्निक हो, वो सब पेशेंट को मिलनी चाहिए। रिहेबिलिटेशन की टेक्निक तब जब मेंटल इलनेस के कारण पेशेंट को कोई डिसेबिलिटी हो जाती है तो उसको उस डिसेबिलिटी के साथ वो कैसे प्रॉपर तरीके से अपनी नॉर्मल लाइफ में फंक्शन कर सकता है, उस प्रोसेस को रिहेबिलिटेशन कहते हैं। तो ये सारे राइट्स उसको मिलने चाहिए कि इनका एसेस वो ले सकता है। फिफ्थ प्रिंसिपल है राइट टू फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन।
not be discriminated against in accessing services, employment, housing or education due to mental illness. उसकी मेंटल इलनेस के कारण हम उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते, चाहे वो हम उसको किसी तरह की सर्विस दे रहे हों, ट्रीटमेंट दे रहे हों, या एम्प्लॉयमेंट देने में, या घर देने में, या किसी तरह की एजुकेशन की फैसिलिटीज़। अगर किसी पर्सन को मेंटल इलनेस है तो कोई भी स्कूल या कोई भी ऑफिस डिनाई नहीं कर सकता उसको एजुकेशन प्रोवाइड करने से या एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने से। 6th प्रिंसिपल जो आता है हमारा, ये राइट आता है, राइट टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन, बी इन्वॉल्व इन डिसीजन अबाउट देयर केयर एंड ट्रीटमेंट। पेशेंट को हमें इन्वॉल्व करना है कि वो अपना डिसीजन खुद ले सके अपनी केयर के लिए और अपने ट्रीटमेंट के लिए। हैव देयर प्रेफरेंसेस एंड ऑटोनॉमी रिस्पेक्टेड एज मच एज पॉसिबल। पेशेंट की जो प्रेफरेंस है, जो वो प्रेफर करता है, और उसकी ऑटोनॉमी मतलब उसकी कैपेसिटी को खुद का डिसीजन खुद ले सके, उसको जितना हो सके हमें रिस्पेक्ट करना है। तो ये हमारा 6th प्रिंसिपल हो गया। 7th प्रिंसिपल है हमारा राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन। assess legal representation or a guardian if they are unable to make decision on their own। अगर पेशेंट अपने खुद का डिसीजन खुद से नहीं ले सकता है तो उसको एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव प्रोवाइड करेंगे या एक गार्जियन प्रोवाइड करेंगे जो पेशेंट के बिहाफ में उसके लाइफ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकते हैं। तो ये हमारा 7th प्रिंसिपल हो गया। 8th प्रिंसिपल है राइट टू लिव इन द कम्युनिटी, लिव इन द लिस्ट रिस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट पॉसिबल विथ अपॉर्चुनिटीज फॉर कम्युनिटी इंटीग्रेशन। मतलब अगर पेशेंट जो है जो मेंटल इलनेस से सफ़र कर रहा है, उसकी कंडीशन में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो उसके पास राइट है कि वो ऐसे इन्वायरमेंट में रह सके जहाँ उसको कम रिस्ट्रिक्शन, तो रोक टोक कम हो, और जितनी भी कम्युनिटी की एक्टिविटीज़ है उसमें वो धीरे धीरे पार्टिसिपेट करने की उसकी अपॉर्चुनिटीज अब चांसेस भी उसको मिलने चाहिए। तो ये हमारा 8th राइट हो गया। 9th राइट है हमारा राइट टू अपील एंड रिव्यू, अपील डिसीजन अबाउट देयर ट्रीटमेंट और डिटेंशन इन मेंटल हेल्थ फैसिलिटीज़। पेशेंट अपील कर सकता है, मतलब रिक्वेस्ट कर सकता है, उसके पास राइट है कि वो अपने ट्रीटमेंट के बारे में, जिसको ट्रीटमेंट मिल रहे हैं उसका डिसीजन खुद से ले सके, या उसके ट्रीटमेंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो, और अगर उसको मेंटल हेल्थ फैसिलिटीज़ जैसे कि साइकेट्रिक हॉस्पिटल है, नर्सिंग होम्स है, वहाँ उसको डिटेंशन किया जा रहा है, ज़बरदस्ती कैद करके रखा जा रहा है, तो उसके बारे में भी वो अपील कर सकता है। हैव देयर ट्रीटमेंट पीरियडिकली रिव्यूड बाय इंडिपेंडेंट बॉडीज़। पेशेंट के पास राइट होता है कि वो अपील कर सकता है कि जो उसके ट्रीटमेंट प्लान है, जो उसको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, उसको अलग से किसी इंडिपेंडेंट थर्ड पर्सन इंडिपेंडेंट बॉडीज़ के द्वारा रिव्यू किया जा सके, ताकि पेशेंट को ये बिलीव हो सके कि उसको जो ट्रीटमेंट मिल रहा है वो सही मिल रहा है। 10th प्रिंसिपल हमारा राइट टू प्रोटेक्शन, बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एब्यूज, नेग्लेक्ट एंड एक्सप्लॉयटेशन। पेशेंट के पास राइट होता है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है किसी भी तरह के एब्यूज से, अगर उसको नेग्लेक्ट किया जा रहा है, ध्यान नहीं दिया जा रहा है, या उसको किसी भी तरह से एक्सप्लॉयट किया जा रहा है उससे। एसेस कंप्लेंट मैकेनिज्म टू रिपोर्ट वायलेशन ऑफ देयर राइट। पेशेंट के पास राइट होता है कि वो कंप्लेन कर सकता है अगर उसको लग रहा है कि उसके राइट्स का वायलेशन हो रहा है, उसकी जो राइट्स है वो उसको नहीं मिल रहे हैं। तो ये हमारा 10th प्रिंसिपल हो गया। 11th प्रिंसिपल हमारा क्या आएगा? राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम क्रूअल, इनह्यूमन एंड डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट। नो पेशेंट शुड बी सस्पेक्टेड टू फिजिकल, सेक्सुअल और वर्बल एब्यूज। मतलब इस पॉइंट में ये आता है कि हमें कोई भी पेशेंट ऐसा सस्पेक्टेड नहीं होना चाहिए, या ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके साथ किसी भी तरह का एब्यूज हो, चाहे वो फिजिकल हो, सेक्सुअल हो या वर्बल एब्यूज हो, किसी भी तरह का उसके साथ एब्यूज नहीं होना चाहिए। ECT विदाउट एनेस्थीसिया एंड रिस्ट्रेंट्स आर रिस्ट्रिक्टेड। ECT यानी जो इलेक्ट्रिव कन्वल्सिव थेरेपी दी जाती है वो बिना एनेस्थीसिया के नहीं देना है किसी भी पेशेंट को, और माइनर डिसऑर्डर में भी नहीं देना है ECT। और साथ ही साथ जो रिस्ट्रेंट्स जो होते हैं जिसमें हम पेशेंट को बांध कर रखते हैं, ऐसी कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं करनी है। तो पेशेंट को साथ किसी भी तरह का एब्यूज नहीं करना, चाहे वो फिजिकल हो, सेक्सुअल हो या वर्बल हो। और अगर ECT दे रहे हैं तो बिना एनेस्थीसिया के नहीं देना है, माइनर डिसऑर्डर में ECT नहीं देना है, और रिस्ट्रेंट्स वगैरह यूज नहीं करने हैं पेशेंट के साथ। तो ये हमारा 11th प्रिंसिपल राइट हो गया। 12th राइट क्या है हमारा? राइट टू पर्सनल कॉन्टैक्ट एंड कम्युनिकेशन। पेशेंट कैन कम्युनिकेट विथ रिलेटिव, फ्रेंड्स एंड लीगल एडवाइजर। पेशेंट के पास ये राइट होता है कि वो अपने रिलेटिव से, फ्रेंड से, या जो लीगल एडवाइजर हैं उनके साथ फ्रीली कम्युनिकेट यानी बातचीत कर सकता है। राइट टू रिसीव विजिटर। पेशेंट के पास ये राइट होता है कि जो उससे मिलने आते हैं उनके साथ वो मिल सकता है। एंड सेंड या रिसीव लेटर, उनको लेटर भेज सकता है, और उनके द्वारा जो लेटर पेशेंट के लिए आते हैं वो ले सकता है, या फ़ोन कॉल्स कर सकता है। तो 12th प्रिंसिपल में ये हमने जाना कि पेशेंट फ्रीली अपने रिलेटिव, फ्रेंड और लीगल एडवाइजर से बात कर सकता है, वो
अपने विजिटर से मिल सकता है, उनको लेटर सेंड कर सकता है या रिसीव कर सकता है, और ये फ़ोन कॉल कर सकता है। तो ये हमारा 12th राइट हो गया, राइट टू पर्सनल कॉन्टैक्ट एंड कम्युनिकेशन। तो आज की इस वीडियो में हमने ओवरऑल राइट्स ऑफ मेंटली इल क्लाइंट्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हमारा नर्सिंग रिसर्च के जितने भी मैथमेटिक्स के जो सॉल्व वाले क्वेश्चंस है उस पर रहेंगे। सो वीडियो को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।